नमस्कार दोस्तों, आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास, जिसका एक पार्ट करवा दिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों देखिए, हमने इसका विकास पढ़ा था कि संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसी होती है, और इसका एक एक्ट पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो दोस्तों 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये क्यों पारित किया जाता है? तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और जो कमी रह गई थी, कमी को दूर करने के लिए, देखिए दोस्तों, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमी रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों ब्रिटेन की संसद के परवर समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों इस समय एडमंड बर्क। तो दोस्तों यह एक्ट है वो एडमंड बर्क के सुझाव पे पारित किया गया। तो देखिए, जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो एडमंड बर्क के सुझाव पे पारित किया गया। क्यों पारित किया गया? तो 1773 में जो रह गई कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। तो आप इसे संशोधात्मक एक्ट भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। ठीक दोस्तों, इसके बारे में बताएं दोस्तों, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन के आता है आपका, वो यही आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? तो दोस्तों कब का है? 1784 का। दोस्तों इस समय और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के जो पीएम हैं, वो होते हैं दोस्तों लॉर्ड पीट, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं दोस्तों, वो है वारेन हैस्टिंग्स। तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पीट और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स, इन दोनों के सुझाव पे क्या किया गया कि कंपनी के कार्यों को और दोस्तों दो भागों में विभाजित किया, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पीट और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स, इन दोनों के सुझाव पे और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक मामले हेतु था और इनकी सदस्य संख्या थी 6। दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामले हेतु था और इनकी सदस्य संख्या थी 24। तो दोस्तों इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसकी स्थापना इस एक्ट के तहत 1784 में कहाँ होती है दोस्तों? लंदन में। आपसे सीधा पूछ ले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना लंदन में कब होती है? तो 1784। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के जो कार्य उनको दो भागों में विभाजित कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दोस्तों 19 का जो अधिनियम, उसमें एक बात पढ़ते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो 1919। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो 1935। तो वैसा ही प्रश्न यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश संसद का, सरकार का शासन नहीं है, ब्रिटिश कंपनी का शासन है। तो
इस एक्ट के तहत कंपनी अधीन भारत में दोस्तों द्वैध शासन देखने को मिलता है। कि किस एक्ट के तहत कंपनी अधीन भारत में द्वैध शासन देखने को मिलता है? तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। अगली बात करें दोस्तों, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है। तो वो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या थी, उसको घटाकर इस एक्ट के तहत कितना कर दिया जाता है? 3 कर दिया जाता है। इसके बाद में अगला एक्ट आता है दोस्तों आपको 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसमें एक ही बात है, क्या देखिए कि यहाँ पे इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनके सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान क्या था? इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश कंपनी थी, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया दोस्तों? समाप्त किया गया, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। कि आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन पूछे कि पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया, तो दोस्तों 1833 में। कैसे? देखिए कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त किया गया। लेकिन इसके साथ क्या कहा गया कि चीन के साथ व्यापार और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों के साथ चाय के व्यापार को आगामी 20 वर्षों तक बनाए रखा। तो आंशिक रूप से हो गया, क्योंकि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो पूर्ण रूप से कब होगा? तो 1833 में। ठीक है। दूसरी बात, इस एक्ट के तहत शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में और सालाना 1 लाख रुपए खर्च करना क्या हुआ? तय हुआ। तीसरा इसका एक पार्ट आता है दोस्तों कि इस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार ईसाई मिशनरियों को, दोस्तों ये ईसाई मिशनरी होते हैं धर्म प्रचारक, तो इस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार ईसाई मिशनरियों को और दोस्तों धर्म प्रचार की क्या दी गई? छूट। यानी इस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की क्या दी गई? छूट दी गई। चौथा इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, इसमें जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया। इस एक्ट के तहत जो स्वायत्त शासी अपने स्तर की, जो निम्न स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, उन स्वायत्त शासी संस्थाओं को इस एक्ट के तहत करारोपण संबंधी प्रावधान किया गया, उनको अधिकार दिया गया। इसके बाद आता है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर। तो दोस्तों 2-3 बातें 1813 की इसी में, क्या कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त। जो 20 वर्षों की शर्त रखी गई थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है? समाप्त।
तो आपको बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो करेंगे दोस्तों 1813। और पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया, पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो दोस्तों 1833। दूसरा, इसमें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सालाना 1 लाख से बढ़ाकर और 10 लाख रुपए खर्च करना तय किया गया। और मुख्य रूप से दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा के लिए, मुख्य रूप से कौन सी शिक्षा के लिए दोस्तों, तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तीसरा है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों कि 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों जो पीछे पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न और निकल के आता है कि यहाँ पे शासन की केंद्रीयकरण प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत। दोस्तों जब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो यहाँ पे शासन प्रणाली में किसकी शुरुआत होती है, तो दोस्तों शासन की केंद्रीयकरण प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। फिर दोस्तों इस एक्ट के तहत देखिए 1773 में आपने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सदस्य संख्या जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी कितनी थी, 4। 1784 में घटाकर कितनी कर दी गई थी, 3। अब यहाँ जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद उसकी सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर पुनः कितनी कर दी जाती है, 4। और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, विधि सदस्य। और भारत के प्रथम विधि सदस्य मतलब दोस्तों लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले। दोस्तों एक प्रश्न और आता है लॉर्ड मेकाले का, क्या कि शिक्षा के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1834 में मेकाले समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति गठित की गई थी, मेकाले समिति।